किस तरह से हो सकती है। आप सबके जवाब जो आप सबने दिए वो किसी हद तक, काफी हद तक सही थे। हम ये गेम खेलते हैं, ठीक है? मेरा टाइम है, मैंने यहाँ टाइम कर दिया, सही है। अच्छा, हम इसको इंडेक्स दे लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मुझे हाफिज भाई चैट में बताइए एवरीवन पे कि आप, अगर आप ये गेम मेरे साथ खेल रहे हो तो आप कहाँ पे इसको बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 पे मैंने बना दिया। 5, आप बताइए कि आप कहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे अपना। 3 पर, ठीक है भाई। हाफिज फाइक ने बोला 3 पर, राइट आंसर दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने 3 बोला है। अच्छा जी, रहीम अहमद खान, आप बताइए आप कहाँ बनाएंगे। रहीम अहमद खान 7 पे बनाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, कोई खातून है इस क्लास में तो वो बता देंगे कहाँ बनाएंगे। हाफिजा मुस्कान, वो बता देंगे कहाँ बनाएंगे। और नौशेरमा खान आदिल, आप भी बता दें 1 पर। और नौशेरमा खान आदिल आप बता दें, और अब्दुल हाई आप भी बता दें। 3 7 1, ठीक है। 6, और कोई एक आधा और स्टूडेंट बता दे, बताना चाहता है तो, ठीक है। अब देखें, बस खत्म करते हैं इस बात को ना, बस सही है, ठीक है, थैंक यू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दो लफ्ज हैं, एक है आर्टिफिशियल, एक है इंटेलिजेंस। जब भी मैं आर्टिफिशियल की बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में आता है आर्टिफिशियल क्या है, अगर मैं उर्दू में बात करूँ मसनूई, और आर्टिफिशियल अगर मैं वैसे समझूं तो मैं मशीन की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो मशीन है उसको मैं आर्टिफिशियल कहता हूँ। अब मशीन में इंटेलिजेंस आ जाए, अब मशीन में अगर इंटेलिजेंस आ जाए तो इसका मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई। ये तो हमने एक मफहूम निकाला, जिसे हम कहते हैं ना मीनिंग निकाली, अपने उस नाम से एक मीनिंग निकाल ली। अब उसकी एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में जाकर डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो आर्टिफिशियल टू मशीन है, इसका मतलब है जिस सिस्टम के अंदर इंटेलिजेंस होगी उस मशीन को मैं आर्टिफिशियल कह रहा हूँ। हमारे कोर्स के अंदर उस मशीन को कहा जाएगा एजेंट। क्या कहा जाएगा? एजेंट। एजेंट कहा जाएगा। चैप्टर 2 इज ऑल अबाउट एजेंट्स। अभी हम चैप्टर 2 पे नहीं, अभी हम इंट्रोडक्शन की क्लास में। तो जिस मशीन पे आप काम कर रहे हैं वो एजेंट कहलाएगी, चाहे वो आपका सिस्टम हो, चाहे वो आपकी कार हो, चाहे वो आपका वैक्यूम क्लीनर हो, व्हाटएवर, चाहे वो रोबोट हो। चाहे वो आपका सिस्टम हो, चाहे वो आपकी कार हो, ऑटोनोमस कार, चाहे वो आपका वैक्यूम क्लीनर हो जो कि रूम साफ करता है, चाहे वो कोई सी भी चीज हो, जिस चीज के अंदर आप इंटेलिजेंस इंजेक्ट कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल है, उसको मैं यहां पर एजेंट कहूंगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? जिस सिस्टम के अंदर मैं ये तमाम चीजें करूंगा, वो चाहे मशीन हो, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे वो वैक्यूम क्लीनर हो, चाहे वो कार हो, व्हाटएवर, उसको मैं क्या बोलूंगा? मैं एजेंट बोलूंगा। वो आर्टिफिशियल हो गया। ये तो हमारी समझ में आ जाती है ना बात। अब आ जाते हैं इंटेलिजेंस पे। इंटेलिजेंस की डेफिनेशन थोड़ी देर पहले आप लोगों ने मुझे बताई है। मैंने जब 6 7 स्टूडेंट से सवाल पूछा तो सब ने अपनी अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से मुझे आंसर दिया। आप सबके आंसर अलग अलग क्यों थे भाई? क्या आप में से सबको गेम नहीं जीतना? क्या आप में से सबको गेम नहीं जीतना? आप सब गेम जीतने के लिए खेलते हैं ना। गेम किस लिए खेला जाता है? जीतने के लिए ही खेला जाता है। तो इसका मतलब है अगर लॉजिक डिफरेंट है, सबने सोचने का तरीका अलग अलग है, इसका मतलब है सबकी इंटेलिजेंस का लेवल अलग अलग है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई किसी से ऊपर है, कोई किसी से नीचे है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक स्टूडेंट का आंसर बेहतर है एक स्टूडेंट को, गया मैं एक वक्त में बता ही नहीं सकता। मैं जब तक आपको नहीं बता सकता, जब तक आप ये गेम खत्म ना कर दें। मैं अगर किसी को ग्रेड करता हूँ ए ग्रेड, तो मैं कब करता हूँ ए ग्रेड? जब उसका फाइनल एग्जाम हो जाता है। क्या मैं आज बता सकता हूँ किसका ए ग्रेड आएगा, किसका बी ग्रेड आएगा? नहीं बता सकता। लेकिन जब तक पूरा प्रोसीजर खत्म नहीं होगा मैं ये आंसर नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं भी ये नहीं बता सकता कि किसकी इंटेलिजेंस अच्छी थी, किसकी इंटेलिजेंस हल्की थी एज कंपेयर टू अदर। लेकिन लॉजिक क्या है कि इंटेलिजेंस आपकी वो है जिस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है? एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एक डेफिनेशन नहीं है इंटेलिजेंस की। आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आपके पास किसी भी चीज की एक डेफिनेशन नहीं होती। हर वो चीज डेफिनेशन होगी जिससे आपको वो बात समझ में आ जाए। हाँ, बंदा तो बंदा वैरी करता है। आप ये बोलो कि
टॉम मिचेल ने ये डेफिनेशन दी थी, तो वो उसके नाम से चूंकि आपने एसोसिएट कर दी, तो अब आपको वही डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी को कोई चीज समझा रहे हैं तो बस उसको समझ में आ जाए, वही डेफिनेशन है। तो एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू प्लान एंड शेड्यूलिंग इज कॉल्ड इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू परसीव इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेलिजेंस। बिल्कुल ऐसा ही है। इज इट क्लियर? बहुत सारी डेफिनेशन इंटेलिजेंस की। बस प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि मशीन जिसको हम इंटेलिजेंस देना चाह रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि वो जीते, हम ये चाहते हैं कि वो जीते। तो जब मैं टिक टैक टो खेलता हूं, ये जो गेम मैंने खेला है टिक टैक टो, तो मैं जब अपना अटेम्प्ट फुलफिल करता हूं, मेरी बारी जब आती है और मैं अपने अटेम्प्ट को परफॉर्म करता हूं, तो सबसे पहले मेरी कोशिश ये होती है क्या क्या एक मूव करके मैं गेम जीत सकता हूं, क्या एक मूव करके मैं गेम जीत सकता हूं। अगर मैं जीत रहा होता हूं तो मैं दुनिया की फिक्र नहीं करता, दुनिया का मतलब अपोनेंट की फिक्र नहीं करता, और मैं वो मूव परफॉर्म कर देता हूं। अगर मैं एक मूव परफॉर्म करके नहीं जीत सकता, तो मैं ये देखता हूं क्या मेरा अपोनेंट एक मूव परफॉर्म करके जीत तो नहीं रहा, तो मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूं। तो खुद ही नहीं जीत रहे तो उसको रोकने की कोशिश करते हो। और अगर ये दोनों काम नहीं हो रहे होते, तो फिर आप वो काम करते हो जिससे आप जीत सकते हो। मैं बाहर निकलूं नॉर्थ कैंपस से, मेरा घर फर्ज करें गुलशन में, मेरे सामने दो रास्ते हैं, एक राइट पे जा रहा है, एक लेफ्ट पे जा रहा है। मैं पहली दफा नॉर्थ कैंपस आया हूं और मुझे गुलशन जाना है, तो मुझे राइट पे जाना है या लेफ्ट पे जाना है? आप कुछ सोचेंगे अपने दिमाग में? आप कुछ सोचेंगे और आप कहेंगे मैं राइट पे चले जाता हूं। जो आप सोच रहे हैं यही इंटेलिजेंस है। अब क्या सोच रहे हैं वो मैं बात नहीं कर रहा, ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वैरी करता है। अगर एक एजेंट है जिसका काम खाना पकाना है, तो उसकी इंटेलिजेंस ये है कि वो खाना अच्छा बनाए। अगर एक एजेंट है जिसका काम आपको एक जगह से लेके दूसरी जगह पहुंचाना है, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑटोनोमस टैक्सी, तो अब उसकी इंटेलिजेंस खाना पकाना नहीं है, उसकी इंटेलिजेंस ये है कि वो आपको एक जगह से लेके दूसरी जगह पहुंचा दे। उसकी इंटेलिजेंस में सिर्फ ये नहीं है कि वो आपको एक जगह से लेके दूसरी जगह पहुंचा दे, सेफ्टी से पहुंचाए, कंफर्ट पहुंचाए, ट्रैफिक रूल्स को अवॉइड ना करे, और भी जो भी चीजें आप इस प्रॉब्लम में इंजेक्ट कर सकते हैं वो कर लें। इसी तरीके से अगर एक वैक्यूम क्लीनर है, तो उसकी इंटेलिजेंस ये नहीं है कि वो खाना पकाए। वैक्यूम क्लीनर का काम क्या होता है? रूम को क्लीन करना। वैक्यूम क्लीनर का काम क्या होता है? रूम को क्लीन करना। तो उसकी इंटेलिजेंस क्या है? रूम को क्लीन कर दे। अब इस इंटेलिजेंस का भी लेवल होगा, रूम को क्लीन करे, कम टाइम में करे, इलेक्ट्रिसिटी बचाए। इलेक्ट्रिसिटी बचाने के साथ साथ जिस जगह को साफ कर दिया उसको दोबारा 2-4 घंटे तक वापस ना आए। अगर मैं अपने घर में वैक्यूम क्लीनर लेके रूम साफ करूं, तो मुझे बताइए मैं पूरे रूम में जाऊंगा या सिर्फ उस जगह पे जाऊंगा जहां पे कचरा पड़ा हुआ है? अगर मैं जहां कचरा होगा, डेफिनेटली वो अलग बात है कि कुछ लोग पूरा रूम साफ करेंगे, लेकिन अगर मैं ऑप्टिमलिटी की बात करूं, तो मैं सिर्फ उन जगह पे जाऊंगा जहां पे गार्बेज होगा, जहां पे डेट पड़ी हुई होगी। तो मैं चाहता हूं एजेंट भी यही काम करे। क्योंकि देखिए मैं एजेंट इसलिए नहीं बना रहा कि सिर्फ मेरा काम हो जाए, मैं उससे अपने रिसोर्सेज को भी बचाना चाह रहा हूं। अगर मैं एक ऑटोनोमस टैक्सी बना रहा हूं, तो मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे, मैं चाहता हूं वो एक्सीडेंट ना करे, मैं चाहता हूं वो कम टाइम पे पहुंचाए। और कम टाइम पे पहुंचाने का ताल्लुक हर चीज से, आपका फ्यूल बचेगा, आपका टाइम बचेगा, आप शॉर्टेस्ट पाथ चूज करेंगे। हम एक कोर्स अटेम्प्ट करते हैं और उसका एग्जाम देते हैं, मेरे मार्क्स आते हैं 60, आपके मार्क्स आते हैं 99, लेकिन जब ग्रेड पे लिखा हुआ आएगा तो क्या लिखा हुआ आएगा? दोनों पास हैं। मेरे मार्क्स आते हैं 60 और आपके मार्क्स आते हैं 99, लेकिन जब ग्रेड आएगा तो दोनों क्या होंगे? पास होंगे। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मैंने कम मेहनत की और आपने क्या है? ज्यादा मेहनत की है। डिपेंड्स। शिनाल शफकत,
शीनल, शीनल शफकत, डिपेंड करता है, मैं भी उसी पे आ रहा हूँ, बहुत आखिर में लेके आऊंगा उसको चीज पे ना, जो आपका सवाल है कि कैन वी हैव मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखें बेटा, रिक्वायरमेंट की बात है ना, आपको मैं एक पेपर देता हूँ, 6 घंटे का पेपर था आपका स्प्रिंग का, सब लोग इस बात को गौर से सुनिएगा, आप लोगों का 6 घंटे का पेपर था स्प्रिंग का, एक स्टूडेंट ने 4 घंटे में किया, एक स्टूडेंट ने 6 घंटे में किया। मैं अपनी नॉर्मल रोजमर्रा की जबान में कहता हूँ कि जिसने 4 घंटे में किया उसको कितनी रकात का सवाब मिला, या जिसने 6 घंटे में किया उसको कितनी रकात का सवाब मिला, दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि 3.5 घंटे से पहले पे 10% मार्क्स थे, लेकिन जो 4 घंटे में कर रहा है या जो 6 घंटे में कर रहा है, अगर 4 घंटे वाला पूरा कर रहा है और 6 घंटे वाला भी पूरा कर रहा है, टीचर तो दोनों को फुल मार्क्स देगा। एक क्विज हो रहा है आपका क्लास में, टीचर ने बोला 30 मिनट का क्विज है, एक बच्चे ने 5 मिनट में कर लिया, एक बच्चा बिल्कुल 30वें मिनट में सबमिट कर रहा है, लेकिन दोनों ने सही किया है, तो डज इट मेक एनी डिफरेंस? डेफिनेटली नो। तो बस यही चीज है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात होती है। अब मैं बोलूं सबसे पहले जो क्विज जमा करवाएगा उसको मैं 2 नंबर एक्स्ट्रा दूंगा, तो आप देखें डिपेंड करता है सिस्टम पे, हर क्लास में नहीं हो रहा ये चीज सीन, ये वाली चीज हर क्लास में नहीं हो रही कि कोई स्टूडेंट आपको, कोई टीचर आपको कह रहा हो कि भाई जो सबसे पहले जमा करवाएगा, तो डिपेंड करता है, एप्लीकेशन एक ही तरह की है, कोई हो रहा है, लेकिन सिनेरियो टू सिनेरियो डिफरेंट चीजें आ रही हैं, तो इंटेलिजेंस भी सिनेरियो टू सिनेरियो आप चेंज कर सकते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इस कोर्स का मकसद हमने रजनीकांत बनाना नहीं है, क्योंकि उसके लिए सारी इंटेलिजेंस चाहिए। हम लोग यहाँ पर कोई ऐसा रिपोर्ट बनाने के लिए नहीं बैठे हुए कि वो दुनिया के सारे काम करे, हर काम के लिए अलग अलग चीज बनेगी। वैक्यूम क्लीनर करेगा रूम साफ, ऑटोनोमस टैक्सी करेगी एक जगह पे दूसरी जगह पहुंचाएगी। अब अगर आप चाहते हैं एक ही बंदा रूम भी साफ कर ले, वही बंदा खाना भी बना के दे, और वही बंदा आपको टैक्सी भी चला के दे, रोबोट, तो फिर आप रजनीकांत की फिल्म देख लें। तो यहाँ एग्जाम्पल को देने का मकसद क्या है? इस एग्जाम्पल को देने का मकसद ये है कि आपकी जो इंटेलिजेंस है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करती है, इसके लेवल्स होते हैं। हो सकता है कोई एक ही रिपोर्ट ये तीनों काम कर सके, जो अभी मैंने बात बोली है, हो सकता है कोई एक ही रिपोर्ट, सब कुछ पॉसिबल है लेकिन अभी नहीं है। जब मैं 2015 में ये कोर्स पहली दफा पढ़ा रहा था इकरा यूनिवर्सिटी में, तो ये जो आपका सवाल है ना, यही वाला सवाल एक स्टूडेंट ने पूछा था कि जब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास में गया, तो वन ऑफ माई स्टूडेंट, बहुत अच्छा स्टूडेंट है वो, आज बहुत अच्छी जगह पर है वो, तो वो कहता है कि मैंने पूछा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर इस क्लास में हम रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। अब तो माशाल्लाह से 2020 में, तो आप लोगों को पता है कि क्या होता है, तकरीबन आप फेसबुक से और दूसरे सोशल मीडिया से और डिफरेंट मूवीज से और न्यूज़पेपर से आर्टिकल से और आप प्रोजेक्ट्स बनाते रहते हैं, तो आप लोगों को आइडिया है थोड़ा बहुत एआई का। लेकिन सोचे 5 साल पहले 6 साल पहले स्टूडेंट क्या सोच रहा है कि मैं इस क्लास में रिपोर्ट बनाना सीखूंगा। रिपोर्ट बनाना नहीं सीखेंगे, वो तो हार्डवेयर है, उसके अंदर किन किन चीज़ों की ज़रूरत है एज पर एज थ्योरी इज कंसर्न, वो चीज़ हम सीखेंगे। एल्गोरिथम्स हम पढ़ेंगे कि कौन से एल्गोरिथम्स आपको आपका रिजल्ट ढूंढने में यूजफुल होते हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब एआई की सिंपल डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो देखें, वापस आते हैं, ये जो हमारी स्क्रीन पे शेयर हुआ है, तो देखें हमें अगर एआई की एक डेफिनेशन पे रिलाय करना हो कि भाई हम किसी को बता सकें, तो बस आप ये सोचिए कि अगर आपका सिस्टम इंसानों की तरह सोचता हो और इंसानों की तरह एक्ट करता हो, थिंकिंग लाइक ह्यूमन एंड एक्टिंग लाइक ह्यूमन, थिंकिंग लाइक ह्यूमन, एक्टिंग लाइक ह्यूमन, थिंकिंग लाइक ह्यूमन, एक्टिंग लाइक ह्यूमन, इंसानों की तरह सोचेगा और इंसानों की तरह अमल करता होगा, तो हम ये कह सकते हैं सिस्टम में एआई लगी हुई है। अब उसके लेवल्स हो सकते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा, एक स्टूडेंट 60 नंबर लेके पास हो रहा है, उसकी एआई क्या है, उसका इंटेलिजेंस क्या है, वो थोड़ी कम है। एक स्टूडेंट 99 मार्क्स लेके पास हो रहा है, सही है, आप भी खाना बनाए, मैं भी खाना बनाता हूँ, खातून होंगी यहाँ पर क्लास में, वो खाना बनाए और मैं खाना बनाऊँ, तो डेफिनेटली किसी खातून ने जो खाना बनाया होगा वो अच्छा खाना बनेगा। तो मेरी इंटेलिजेंस वहां पर कम है, आपकी इंटेलिजेंस वहां पर ज्यादा है, तो इसका मतलब है थिंकिंग लाइक ह्यूमन और एक्टिंग लाइक ह्यूमन में थोड़ा सा फॉल्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इंसान जो है कभी कभी गलती भी कर जाते हैं। इस डेफिनेशन में भी थोड़ा सा गैप आ गया। दोबारा समझाता हूँ मैंने क्या बात कही है।
ये गेम खेला था हमने, सबने अलग अलग बताए थे नंबर, और ये तो शुरू में टोटल 8 ही ऑप्शन बचे हुए हैं, 3 3 2 3 6 और 2 8, तो 8 तरह के ऑप्शन हैं, और मैंने 5 लोगों से पूछा, 6 लोगों से, और 6 के 6 लोगों ने अलग बताया। फर्ज करें किसी काम को करने के 100 ऑप्शन हो, तो हो सकता है स्टूडेंट अलग अलग बता रहे हो। तो इसका मतलब है इंसान गलती कर सकता है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमारी मशीन गलती ना करे। मैं एक ऐसा गेम बनाऊं जो कभी ना हारे, टिक टैक टो। आप बना सकते हैं? आपको पता है ये बात, कि टिक टैक टो ऐसा डिजाइन किया जा सकता है कि कभी भी कंप्यूटर नहीं हारेगा। ड्रॉ होता रहेगा, लेकिन कंप्यूटर नहीं हारेगा। चेस ऐसा बनाया जा सकता है कि कंप्यूटर कभी भी नहीं हारेगा, कभी भी नहीं हारेगा। मैं आपको बताऊंगा इसकी एक एप्लीकेशन, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन ऐसा बनाया नहीं जाता, क्योंकि अगर ऐसा गेम आप बना लेंगे तो खेलेगा कौन उसे? बिल्कुल। कंप्यूटर पे जो भी गेम बनाए जाते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं कि उनको जीता जा सके, ताकि यूजर का इंटरेस्ट बढ़े। अगर मैं पबजी में पहले लेवल से आगे ना जाऊं, अगर मैं कैंडी क्रश में पहले लेवल से आगे ना जाऊं, तो मैं दोबारा थोड़ी खेलूंगा। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप मेरी इस बात को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इंसान कभी कभी गलती कर जाते हैं, हम चाहते हैं कि इंसान गलती ना करे। तो एक वर्ड है यहाँ पर, एक एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं, एक्स्ट्रा मैं नहीं कर रहा, स्टैंडर्ड है, रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं। एंड रैशनल एक्टिंग, मतलब एक्ट रैशनल, थिंक रैशनल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, मैं दोबारा बता रहा हूं, 4 डेफिनेशन है एआई की। थिंकिंग लाइक ह्यूमन, थिंकिंग लाइक ह्यूमन, एक्टिंग लाइक ह्यूमन। मैं अभी एक स्लाइड में दिखा दूंगा। थिंकिंग लाइक ह्यूमन, एक्टिंग लाइक ह्यूमन। लेकिन इंसान कभी कभी गलती कर सकते हैं, और हम क्या चाहते हैं, हमारी मशीन गलती ना करे, हमारी मशीन वही काम करे जो कि रैशनल हो। अब रैशनल का मतलब क्या है वो समझा देता हूं मैं आपको, फिर मैं इसको नट शेल में क्लोज करता हूं। रैशनल का मतलब ये होता है राइट काम करना, सही काम करना। और सही काम आपने किया नहीं किया वो कैसे पता चलेगा? कि आपकी परफॉर्मेंस अगर मैक्सिमाइज हो रही हो, तो आप सही काम कर रहे हैं। तवज्जो दीजिएगा मेरी बात पे दोबारा से। थिंकिंग लाइक ह्यूमन, एक्टिंग लाइक ह्यूमन। लेकिन हमने अभी देखा कि इंसान हो सकता है गलती कर दे। मैंने 4 रास्ते थे, चारों रास्ते चूज किए, हो सकता है कि मैं कोई गलत रास्ता चूज कर लूं। मैं चाहता हूं मशीन गलत रास्ता चूज ना करे। अगर मैं नॉर्थ कैंपस से अपने घर जा रहा हूं, तो डेफिनेटली एक स्टॉप में मेरा घर नहीं आएगा, डेफिनेटली एक स्टॉप में मेरा घर नहीं आएगा। मैं स्टॉप टू स्टॉप अपने डिसीजन को चूज करूंगा। सबसे पहले बोलूंगा यार करीमाबाद चलते हैं। अब करीमाबाद से बोलूंगा हुसैनाबाद जाना है, या आयशा मंजिल जाना है, तो या 10 नंबर जाना है। तो ये जो सीरीज ऑफ एक्शन हैं, हर वो एक्शन परफॉर्म करूंगा कि जिससे मेरी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो रही होगी। मेरी परफॉर्मेंस क्या है इस केस में? इस केस में मेरी परफॉर्मेंस क्या है बेटा? नॉर्थ कैंपस से गुलशन इकबाल जाने में मेरी परफॉर्मेंस क्या है? नहीं, मेरी परफॉर्मेंस है क्या? जैसे खाना पकाने में मेरी परफॉर्मेंस थी खाना अच्छा बन जाए, गेम खेलने में मेरी परफॉर्मेंस थी कि मैं जीत जाऊं। तो नॉर्थ कैंपस से गुलशन जाने में मेरी परफॉर्मेंस क्या है? टू सेव टाइम। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि घर पहुंच जाऊं, कम टाइम में पहुंच जाऊं, कम डिस्टेंस कवर हो, ये मेरी परफॉर्मेंस है ना? बिल्कुल सही, आप सही पहुंच गए सब लोग, ठीक है। तो देखिए, मैं वो एक्शन परफॉर्म करूंगा जिससे मेरी परफॉर्मेंस क्या हो रही है, मैक्सिमाइज। तो हर वो स्टेप चूज करूंगा जो मुझे मेरे घर से करीब करता रहे। मैं हर वो सिग्नल चूज करूंगा जो मुझे मेरे घर से करीब करता रहे। इज इट क्लियर? तो रैशनल का मतलब क्या है? रैशनल का मतलब है हर वो एक्शन परफॉर्म करना जिससे आपकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो रही हो। तो बेटा देखिए, जो मैं गेम खेल रहा हूं, इधर देखिएगा। अभी मुझे नहीं पता मैं यहां बनाऊंगा तो जीतूंगा, यहां बनाऊंगा तो जीतूंगा, यहां बनाऊंगा जीतूंगा, या यहां 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 कहां बनाऊंगा तो जीतूंगा। लेकिन मैं कोई ऐसी कैलकुलेशन करूं कि जिसके बाद मुझे पता चल जाए कि यहां बनाऊंगा तो मेरे जीतने के चांसेस इतने हैं, यहां बनाऊंगा तो मेरे जीतने के चांसेस इतने हैं, यहां 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 कोई भी ऐसी चीज कैलकुलेट कर सकूं कि जिससे मुझे ये पता चल जाए कि मेरे जीतने के चांसेस कहां पर ज्यादा हैं, तो मैं वो एक्शन परफॉर्म कर लूंगा। अब वो टिक टैक टो के लिए क्या चीज होती है, इट्स टू अर्ली कि मैं आपको अभी समझाऊं। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कैसे वो चीज होती है। तो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करती है। आयशा मंजिल पहुंचे?
आयशा मंदिर से पता है आपको गुलशन इकबाल करीब है या दूर है? करीमाबाद पहुंचे, आपको पता है गुलशन इकबाल करीब है या दूर है? तो कोई ऐसी चीज जो आपकी हेल्प कर रही हो, बस वो काम करना है आपने, जो कि रैशनल। और रैशनल का मतलब क्या है? हर वो चीज जिससे आपकी परफॉर्मेंस क्या हो रही हो, मैक्सिमाइज हो रही हो। आप रैशनल सोचें और रैशनल एक्ट करें। भाई इंसानों की तरह क्यों नहीं सोचना? इंसानों की तरह इसलिए नहीं सोचना क्योंकि इंसान कभी कभी गलती कर सकते हैं। इंसान कभी कभी गलती कर सकते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी मशीन गलती ना करे। सही है? तो चार डेफिनेशन है एआई की। एआई की डेफिनेशन की चार कैटेगरीज हैं: थिंकिंग, थिंक, एक्ट। सही है? रैशन, ह्यूमन, बस। थिंकिंग ह्यूमनली, एक्टिंग ह्यूमनली। थिंकिंग रैशनल, एक्टिंग रैशनल। थिंकिंग ह्यूमन, एक्टिंग लाइक ह्यूमन। थिंकिंग रैशनल, एक्टिंग रैशनल। तो इन दी एंड हमारा फोकस किस चीज पे है? एक्टिंग रैशनल। क्योंकि जब मैं इंसानों की तरह सोचूंगा, इंसानों की तरह अमल करूंगा, और रैशनल सोचूंगा और रैशनल एक्ट करूंगा, तो इन दी एंड मुझे एक्टिंग ही करवानी है, एक्ट करवाना है। तो जो मैं काम कर रहा हूं वो रैशनल होना चाहिए। और रैशनल की डेफिनेशन क्या है? हर वो काम जिससे आपकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो रही हो। क्लियर हुई ये बात? आप वो एक्शन परफॉर्म करेंगे जिससे आपकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो रही हो। मैं अगेन कह रहा हूं, हर प्रॉब्लम के लिए परफॉर्मेंस मैक्सिमाइजेशन कोई ना कोई तरीके से निकाली जाती है। मैं भी आपको इस मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग ज्वाइन जब करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक आध एग्जाम्पल से आपकी हेल्प होती है। ठीक है? तो मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग क्या है कि सेम टास्क पे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू एक्सपीरियंस। अब आ जाते हैं, हम अपने सिस्टम की बात कर लेते हैं। एक आपके सबके ईमेल फोल्डर के अंदर होता है स्पैम फोल्डर, और आपको पता है उसका काम क्या है? ऐसी ईमेल्स जिनमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ अब्यूजिव वर्ड्स होते हैं, वो उसके अंदर चली आती हैं, या कुछ ऐसी ईमेल्स जिनको आप नहीं देखना चाहते वो उस फोल्डर के अंदर चली आती हैं। लाइक ट्विटर, उन ईमेल्स को मैं नहीं चेक करता, मेरी स्पैम फोल्डर में होती हैं। लाइक फेसबुक की ईमेल्स, मैं उन ईमेल्स को चेक नहीं करता, मेरे स्पैम फोल्डर में होती हैं। अब ये तो वो चीजें हैं जो बाय डिफॉल्ट किसी इंजन का अपना एल्गोरिथम होता है। मतलब एल्गोरिथम, इंजन डिजाइन हुआ, उसने कहा भाई इस तरह के कीवर्ड्स आए या इस तरह के यूआरएल आए, कोई भी यूआरएल आए, इस वाले ईमेल एड्रेस से आए या इस वाले लिंक से आए, इस वाले सर्वर से आए, तो आप उसको बाय डिफॉल्ट किस में डाल देना? स्पैम में डाल देना। ये तो अपना एक बिल्ट इन एल्गोरिथम है। एक एल्गोरिथम क्या है कि मशीन खुद लर्न कर रही है कि ये जो यूजर है, फर्ज करें उस्मान खान का जो अकाउंट है याहू का, उस्मान खान किन ईमेल्स को खोल के देखता है और किन ईमेल्स को खोलता नहीं है बिल्कुल भी, या किन ईमेल्स को बगैर खोले डिलीट कर देता है। सिस्टम लर्न कर रहा है। जब मैंने अकाउंट बनाया था 12-15 साल पहले, तो मैं सारी ईमेल्स खोल के देखता था, तो मेरे स्पैम फोल्डर के अंदर याहू की भी ईमेल्स, ट्विटर की भी ईमेल्स होती थी, फेसबुक की भी ईमेल्स होती थी, लिंक्डइन की भी ईमेल्स होती थी, और कोर्स एरा वगैरह सबकी ईमेल्स होती थी। फिर क्या हुआ? मैं अगेन 12-15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो मैं क्या करता था, उन कुछ सारी ईमेल्स को डिलीट कर दिया करता था। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो कुछ वक्त बाद क्या हुआ कि सिस्टम ने लर्न कर लिया कि यार इस बंदे को ट्विटर की ईमेल पसंद नहीं है, इस बंदे को फेसबुक की ईमेल पसंद नहीं है, इस बंदे को व्हाटएवर लिंक्डइन की ईमेल पसंद नहीं है। तो कुछ अरसे बाद वो ईमेल बाय डिफॉल्ट मेरे स्पैम फोल्डर में जाने लगी। मैं आपको इसकी एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस। जब मैं आईबीए का स्टूडेंट था, तो आईबीए से ईमेल्स बहुत आती हैं, अब तक आती हैं। जॉब से रिलेटेड भी आती हैं, प्रमोशन से रिलेटेड भी आती हैं, कोई कोई और शेड्यूल आता है, हर चीज की ईमेल्स आ रही होती हैं आईबीए से। तो फिर एक सर थे वहां पर, नाम तो मैं मेंशन नहीं कर रहा, एक्स वाई जी, फर्स्ट करें एक सर थे एक्स वाई जी। उनकी ईमेल्स बहुत आती थी, डेफिनेटली एकेडमिक्स के थे और उनकी काम की ईमेल्स होती थी। लेकिन चूंकि मैं वहां से एमएस कर रहा था, तो मेरे काम की नहीं होती। डेफिनेटली अंडर ग्रेड लेवल के स्टूडेंट के काम की बहुत ईमेल्स होती थी वो, कि भाई दिन में कोई सेमिनार हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, पिकनिक हो रही है। मेरे काम की नहीं होती थी क्योंकि मैं एमसीएस का एमएस का स्टूडेंट था। तो मैं उनकी ईमेल्स को पढ़ता ही नहीं था। और पहले मैं क्या करता था, उनकी ईमेल्स को पढ़े बगैर डिलीट कर दिया करता था।
तो एक वक्त आया, वो जो XYZ टीचर थे जो भी ऑफिस में थे, उनकी ईमेल्स बाय डिफॉल्ट मेरे स्पैम फोल्डर में जाने लग गई। ऐसा नहीं है कि वो जिन जिन को ईमेल करते थे उन सबके स्पैम फोल्डर में जा रही थी, वो सिर्फ उस्मान खान के स्पैम फोल्डर में जा रही थी, क्योंकि उस्मान खान डजन लाइक। तो सिस्टम ने लर्न किया कि यार ये जो मेरा यूजर है, इसके लिए क्या अच्छा है, मुझे वो काम करना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट मेरे स्पैम फोल्डर में जाने लगी थी ईमेल्स। तो अगर मैं सिस्टम स्पैम क्लासिफिकेशन का सिस्टम समझूं, तो उसका टास्क क्या है? उसका टास्क है आने वाली ईमेल्स को सही से क्लासिफाई करना कि ये स्पैम में जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। परफॉर्मेंस क्या है? मेरे डिलीट करने से सिस्टम ने कैसे लर्न किया? डेफिनेटली ये तो ने सिस्टम के पास ही डिलीट हो रही है ना, कहीं और जा रही है हनीफ। इसमें क्या है, लर्निंग क्या है, मैकेनिज्म लगा हुआ है पीछे। परफॉर्मेंस क्या है सिस्टम की? सही क्लासिफाई करना। एक्सपीरियंस क्या है? वो मुझे देख रहा है कि ये बंदा किस ईमेल को स्पैम मार्क कर रहा है और किस ईमेल को स्पैम मार्क नहीं कर रहा। आपके पास स्पैम में कभी कभी ईमेल आती है और आपके काम की होती है वो ईमेल, वहां पर ऑप्शन होता है नॉट स्पैम, होता है ना? जीमेल में है ना नॉट स्पैम का ऑप्शन। आप उसको वापस इनबॉक्स में रिस्टोर कर दें, नॉट स्पैम का ऑप्शन आ रहा होता है, तो बस वो लर्न कर लेता है वहां से। भाई आप मुझे बताइए हनीफ साहब, आप दराज से शॉपिंग करते हैं? कभी की है? ये दराज पे जाके आपने कभी विजिट किया है, अपना अकाउंट बनाया वहां पर दराज पे? अभी जब ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही थी अभी समर वाली, तो मुझे एक चेयर लेनी, टेबल लेनी थी, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल, और मार्केट से मिल रही थी। तो मैंने दराज पे काफ़ी टेबल वगैरह देखी। अब जब से मैंने टेबल देखी, ऑर्डर तो नहीं की, लेकिन मेरी ज़िंदगी जैसे कहते हैं ना बर्बाद हो गई है। मुझे सुबह शाम हर जगह चेयर्स दिख रही हैं दराज की। किसी भी सिस्टम पे बैठूं, कहीं भी अपने अकाउंट से लॉगिन करूं, तो मुझे चेयर्स दिख रही हैं, मतलब टेबल्स दिख रही हैं। क्या है, सिस्टम ने लर्न कर लिया कि यार इस बंदे को इंटरेस्ट है। वैसा है ना, ये देखिए ये वाली चीज तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं ना, कुछ भी प्राइवेट नहीं है। मैं अभी आपको बहुत सारी एग्जांपल बताऊंगा। तो हमें तो चीजों को समझने की कोशिश करनी है। देखिए आने वाले वक्त में ना पर्सनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पर्सनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? उस्मान को टी शर्ट पसंद है तो उस्मान को टी शर्ट दिखाओ, इन खातून को लिपस्टिक पसंद है उनको लिपस्टिक दिखाओ। दोनों को टी शर्ट नहीं दिखाओ और दोनों को लिपस्टिक नहीं दिखाओ। सारी कैटेगरीज वही है बेटा, लेकिन डेटा माइनिंग में तो आ रही है अनस। देखिए चीजों को ना मिक्स नहीं करें, मैं आपको सारी चीजों का डिफरेंस बताऊंगा। मशीन लर्निंग क्या है? डिसीजन मेकिंग, क्लासिफिकेशन। आपको मैं डेटा दूं, अभी मैं आपको बताता हूं आज टेम्परेचर इतना है, आप सब जो बैठे हैं, मैं कहता हूं आज टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज विंड स्पीड, ये फर्ज करें आप सब लोगों को मौसम के बारे में बहुत कुछ पता है, मैं आपको बता दूं आज टेम्परेचर इतना है, विंड स्पीड इतनी है, और जो भी पैरामीटर्स होते हैं मुझे याद नहीं आ रहे, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना। तो आप सब मुझे बता सकते हैं कि आज बारिश होगी नहीं होगी? बता सकते हैं ना? मतलब आप प्रिडिक्शन करेंगे, ऑल दो के वो हो ना हो, वो तो 100% तो हम कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन एंड क्लासिफिकेशन। डॉक्टर के पास जाके आप उसको क्या बताते हैं? सिम्टम्स बताते हैं, या वो खुद चेक कर लेता है सिम्टम्स? आप उसको बोलते हैं गले में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, नजला है, जुकाम है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, वो सिम्टम्स आपके सुनता है, वो अपने दिमाग में उस डेटा को एनालाइज करता है, और उसके बाद आपको डिसीजन लेके बता देता है कि भाई आपको ये मसला लग रहा है, टेस्ट करवा लो। ऐसा ही है ना? तो मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? कैटेगरीज में से कोई एक चीज चूज कर लेना। आपके सामने गाड़ी जा रही हो, आप उसको कभी बाइक कहते हैं? आप गाड़ी कहते हैं ना, कार कहते हैं आप उसे? आपके सामने कभी कोई कार जा रही हो, क्या आप उसको देख के कहते हैं कि ट्रक जा रहा है? नहीं कहते, आप कार जा रही हो, और आप तो नाम भी बता देते हैं उस कार का कि कौन सी मॉडल है। तो बस दिस इज मशीन लर्निंग। अगर आपका सिस्टम देखे रोड पे सिस्टम, तो वो पहचान ले कि ये कौन सी कार है, या ये कार है या साइकिल है। अगर आपका सिस्टम को मैं डेटा इनपुट दूं, तो वो मुझे बता दे कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। अगर मैं आपके सिस्टम को सिम्टम्स इनपुट दूं, तो वो मुझे बता दे कि आपको ये बीमारी है या नहीं है। दिस इज मशीन लर्निंग। अगर मैं आपके सिस्टम को आपकी
6 सेमेस्टर का डेटा इनपुट दूं तो वो मुझे एनालाइज करके बता दे कि ये स्टूडेंट एआई में कितने मार्क्स ले सकता है, पास होगा या फेल होगा। ये दिस इज एआई। अब इसके लिए डेटा की जरूरत है। मशीन को डेटा दें, मशीन समझ जाए। अब इसके अलग अलग मॉडल हैं, अल्गोरिथम्स हैं। कुछ अल्गोरिथम्स के मैं नाम लूंगा, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, न्यूरल नेटवर्क, सपोर्ट वेक्टर मशीन, क्लस्टरिंग। नहीं, इफ एल्स से बेटा जब आप चेक करते हैं ना, तो आप इफ एल्स से चेक करके बिल्कुल एग्जैक्टली चीजों को मर्ज करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट करें आपने जो सिम्टम्स इनपुट दिए हैं उसका कॉम्बिनेशन पीछे कहीं मौजूद नहीं है, पूरा कॉम्बिनेशन एज इट इज मौजूद नहीं है। देखें, वो होता है एक्सपर्ट सिस्टम। यूसुफ की बात का जवाब दे रहा हूं पहले मैं। यूसुफ वो होता है एक्सपर्ट सिस्टम जो सिंपल मैचिंग कर रहे होते हैं। ये भी एआई हो सकती है, लेकिन ये लेवल वो नहीं है। अब मैं ऐसा कोई कॉम्बिनेशन दे दूं, फर्ज करें 5 चीजों के ब्याह पे आप डिसीजन लेते हैं, ए बी सी डी ई। फर्ज करें आप यूजर से 5 चीजें पूछते हैं, फर्ज करें आप यूजर से 5 चीजें पूछते हैं, ए बी सी डी ई, और ये पांचों के आंसर आप ऐसे देते हैं कि जो आपके सिस्टम में पूरा कॉम्बिनेशन एक साथ ऐसा नहीं था, तो आपका सिस्टम बोल देगा कोई मैच ही नहीं हो रहा है। यूसुफ की बात का जवाब दे रहा हूं पहले मैं। आपका सिस्टम कह देगा ये पांचों एक साथ मैच ही नहीं हो रहे। समझ रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? आपके पास एक डेटा मौजूद है जिसमें आपने 5 ऑब्जर्वेशन पीछे की जमा की हुई है, और उसके बिहाफ पे आप डिसीजन लेते हैं। अब आप बोल रहे हैं सिंपल मैचिंग कर लें सर, तो मैंने ए पे कुछ आंसर किया, बी पे कुछ आंसर किया, सी पे कुछ आंसर किया, डी पे कुछ आंसर किया, ई पे कुछ आंसर किया, और आपसे पूछा मुझे बताओ अब क्या है। अब आप ये मैच कर रहे हैं तो पांचों एक साथ मैच नहीं हो रहे, सिर्फ 3 मैच हो रहे हैं, तो सिस्टम तो बोल देगा मैचिंग हो ही नहीं रही। समझ रहे हैं? इस चीज को मैं ऐसे समझाता हूं, आपके कैलकुलेटर में आप साइन 45 लिखते हैं, आंसर आ जाता है, आंसर आ जाता है ना? आप लिखते हैं साइन 45.2, जब भी आंसर आ जाता है। आप लिखते हैं साइन 45.3, जब भी आंसर आ जाता है। आप लिखते हैं साइन 45.0001, जब भी आंसर आ जाता है। सब में आंसर आ रहा है। तो अगर यूसुफ वाली बात सही है, तो इसका मतलब है कैलकुलेटर के अंदर कोई ऐसा इफ एल्स का कॉलम बना हुआ है कि जिसमें हर नंबर के लिए आपने साइन डिफाइन किया हुआ है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है? प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता। आपका कैलकुलेटर तो 30 रुपए का मिलता था किसी जमाने में। अच्छा, सिर्फ साइन नहीं है ना बेटा, कॉस भी तो है, कॉट भी तो है, टेन भी तो है, लॉग भी तो है, एलएन भी तो है, एक्सपोनेंशियल भी तो है। रेंज नहीं होती। आपने कोई एल्गोरिथम लिखना होता है, वो 5 लाइन की टेलर सीरीज जो है ना, वो काम कर रही होती है आपके लिए। 5 लाइन की जो टेलर सीरीज है ना, वो काम कर रही होती है आपके लिए। टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज, जो आपने शायद सुनी हो या पढ़ी तो होंगी कहीं ना कहीं। मैंने पढ़ी है तो आपने भी पढ़ी होंगी। मैक्लॉरिन सीरीज या टेलर सीरीज जो होती हैं, वो हर की डिफाइन की हुई होती हैं, तो बस वो आप एल्गोरिथम लिख दें। तो इसी तरीके से बेटा मैं हर एंट्री के लिए, मैं, अगर आप, यूसुफ वाली बात सही है, तो आप हर एंट्री के लिए एक पॉसिबिलिटीज लिखेंगे। अब आप बाहर निकले, बिल्कुल, आप बाहर निकले, आप घर से बाहर निकले, आप एजेंट हैं, आप एजेंट की बात कर रहे हैं, आपका एजेंट घर से बाहर निकला, अब उसमें डेटा सेव करवाया हुआ था आपने कि अगर, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपको थोड़ी सी फनी लगेगी, लेकिन फर्ज करें आपके एजेंट का काम है क्रो क्रो जो कौवे जो होते हैं उनको पहचानना। कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, हम रीजन पे बात नहीं कर रहे कि वो क्यों पहचान रहा है। फर्स्ट करें उसको क्रो को पहचानना है। तो दुनिया के अंदर जितने कौवे हैं, क्या आप उसका डेटा उसके अंदर इंजेक्ट करेंगे? गलत नहीं है। गलत नहीं है उसकी बात, सोचने का अंदाज अलग है, ठीक है। क्रो जो है, आप दुनिया के तमाम कौवे का डेटा तो अंदर सेव नहीं करेंगे ना एजेंट में। कौवे क्रो जो होते हैं, दुनिया के तमाम क्रो का डेटा तो आप इंजेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप अपने एजेंट को कोई ऐसी चीज सिखा देंगे कि जिससे वो दुनिया के तमाम कौवों को पहचान जाए। तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे यार मैंने देखा है कि जो भी परिंदा ब्लैक कलर का होता है और काएं काएं करता है, वो कौवा होता है।
पैटर्न देंगे क्रॉ का, बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा है। तो आप बोलेंगे सर जो भी परिंदा ब्लैक कलर का होता है और काएं काएं करता है, कौवा, मैंने अपनी जिंदगी में जितने कौवे देखे हैं वो काले कलर के थे और वो काएं काएं कर रहे थे। तो बस आप एजेंट को सिखा देंगे कि भाई तुम्हें कोई परिंदा दिखे तो तुम्हें उसका कलर मैच करना है इमेज प्रोसेसिंग के जरिए, अगर वो ब्लैक कलर का हो तो उसकी स्पीच रिकग्निशन के जरिए आवाज को, सिग्नल को मैच करना है, अगर वो काएं काएं के पैटर्न पे हो तो तुम डिक्लेयर कर देना है कौवा। खत्म हो गई बात। अब आपने एक 6 8 10 15 20 लाइनों का कोड लिख दिया, ना कि आपने एक पूरा टेबल बनाया कि जिसके ब्याह पे आप पैटर्न मैचिंग कर रहे हैं, ओ सॉरी डेटा मैच कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गई बात? तो बस हमें एआई में यही चाहिए होता है कि टेबल ड्राइवन भी होते हैं, टेबल ड्राइवन भी होते हैं, लेकिन वो सिस्टम क्या होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। आप कहते हैं ये हो तो ये कर लेना, ये हो तो ये कर लेना, ये हो तो ये कर लेना, ये हो तो ये कर लेना। अब आप क्या क्या हो, क्या क्या कर लेना, ऐसा तो हो नहीं सकता। मुझे आपको ऑनर बैच देना है, क्या रूल है? रूल ये है कि भाई जिसकी जीपीए 4, जिसकी पिछले सेमेस्टर में परसेंटेज जीपीए जो है वो 4 आई हो, उसको आप प्रेसिडेंट बैच में डाल दें। मुझे नहीं पता पूरी पॉलिसी क्या थी, 3.9 से लेके 4 जिसकी हो उसको प्रेसिडेंट ऑनर सेल में डाल दें, ऐसा ही है। रादर देन कि मैं सारे स्टूडेंट के नाम याद रख लूं। अब मेरे पास जो भी स्टूडेंट आएगा मैं बोलूंगा भाई आपकी जीपीए कितनी, बोलेगा 4, मैं कह दूंगा यस, वो कह देगा 4 नहीं, मैं कह दूंगा नो। सिंपल एक रूल लगा दिया हमने, रादर देन कि मैं सारे स्टूडेंट का नाम याद रखूँ और उनकी जीपीए याद रखूँ। क्लियर हो रही है बात? तो मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन। और प्रेडिक्शन आप लोग देखते थे कि जो अभी वर्ल्ड कप आ रहा था पिछले साल, पीएसएल आ रहा था एआरवाई पे, वो जो वसीम बदामी का शो आता है जिसमें वो लोग प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं। तो वो जो प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं, जब वो प्रेडिक्शन कर देते हैं उनकी प्रेडिक्शन सही है गलत है कैसे पता चलता है? अगले दिन मैच होता है, अगले दिन मैच होता है और उनको पता चल जाता है कि उनकी प्रेडिक्शन सही थी या गलत थी। ऐसा ही है ना, रिजल्ट से बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें रिजल्ट से पता चलता है कि प्रेडिक्शन सही है या गलत है। तो अब ना ये दो तरीके की चीजें होती हैं। आप जब अपना सिस्टम डिजाइन कर रहे होते हैं बेटा, मैं आपको मशीन लर्निंग की बात बता रहा हूँ, जब आप अपना सिस्टम डिजाइन कर रहे होते हैं तो आपने फाइनल सिस्टम बना देना है, आपको पता नहीं होता कि आपका सिस्टम सही है गलत है। तो फर्ज करें हमारे पास जो डेटा है वो इतना सारा है, कितना सारा डेटा है, 1 लाख, कि भाई हमारे पास 1 लाख मरीजों का डेटा मौजूद है कि जिनको डिफरेंट सिम्टम्स थे या नहीं थे और उनको कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है या नहीं आया। मतलब फर्ज करें जो अभी तक पाकिस्तान में टेस्ट हुए हैं वो 2 लाख हुए हैं और ये डेटा हमारे पास मौजूद है। टेस्ट जब आप चेक करते हैं तो कुछ पैरामीटर्स होंगे जिनके ब्याह पे डिसीजन लेती है मशीन, ऐसा ही है ना? जिनके ब्याह पे मशीन डिसीजन लेती है कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होंगे। फर्ज करें वो 10 तरह की चीज है, अभी कोई रिप्लाई नहीं करेगा, सिर्फ सुन लीजिए। फर्ज करें वो 10 तरह की चीज है। टोटल केसेस कितने हैं? 1 लाख जिनके टेस्ट हो चुके हैं। टोटल केसेस कितने हैं? 1 लाख जिनके टेस्ट हो चुके हैं। हमें रिजल्ट से कंसर्न नहीं है, जितनों का पॉजिटिव आया जितनों का नेगेटिव आया हमारी ये काम की बात नहीं है। फर्ज करें जिसमें से 40,000 का पॉजिटिव आया, पॉजिटिव, और 60,000 का नेगेटिव आया, नेगेटिव। सही है? 1 लाख केस, 40,000 पॉजिटिव, 60,000 नेगेटिव। जिनके ब्याह पे डिसीजन लिया जा रहा है वो 10 तरह की चीजें हैं। जिनके ब्याह पे डिसीजन लिया जा रहा है वो 10 तरह की चीजें हैं। ये बात समझ में आ गई? अब हम क्या करेंगे, हम इन 40,000 में से 20,000 को अलग कर लेंगे, अलग कर देंगे, रख देंगे साइड में। ऐसे ही मैंने 20,000 का नंबर लिया, जरूरी नहीं 20,000 हो। अब हमारे पास कितने बचे? 80,000। इन 80,000 पे हम अपना कोई मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम ट्रेन करवाएंगे। मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम चलेगा और वो ट्रेन हो जाएगा। वो पूरा एक मैकेनिज्म है। देखें अभी टू अर्ली के मैं आपको सारी चीजें बताऊं क्योंकि मैं तो एआई पढ़ा रहा हूँ, मशीन लर्निंग का कोर्स नहीं है ये, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ। आप ये बिलीव करें कि भाई 80,000 पे आपने किसी तरीके से मशीन लर्निंग का कोई एल्गोरिथम ट्रेन करवा दिया। क्या करवा दिया? ट्रेन। किन चीजों पे ट्रेन हुआ? 10 सिम्टम्स पे, 10 सिम्टम्स पे ट्रेन हो गया। अब जैसे ही ये 10 सिम्टम्स पे ट्रेन हुआ, अब हमने कहा भाई कि ये मॉडल सही ट्रेन हुआ या नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा? हम इसको डिप्लॉय करने से पहले क्या करेंगे, वो जो 20,000 हमने अलग किए थे उनको लेके आएंगे दोबारा से। हमें पता है ये 20,000 जो हमने अलग किए हैं इनके आंसर भी हमको पता है कि इनको था कोरोना या नहीं था। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? तो जैसे ही 20,000 हमें पता चलेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमने अपना मॉडल ट्रेन किया इन 20,000 में से पहले ऑब्जर्वेशन के, पहली ऑब्जर्वेशन के
10 के 10 सिस्टम सिम्टम्स, 10 के 10 सिम्टम्स हम अपने मॉडल को इनपुट देंगे। किसको इनपुट देंगे? मॉडल को। और आंसर छुपा लेंगे। हमने 10 के 10 सिम्टम्स इनपुट दिए और आंसर छुपा लिया। हमारे मॉडल ने ट्रेन होकर हमें बताया कि भाई इस बंदे को कोरोना नेगेटिव है। क्या बताया? हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट करके बताया कि अकॉर्डिंग टू मेरी लर्निंग, जो मैंने 80,000 केसेस से सीखा है, इस बंदे का कोरोना नेगेटिव आना चाहिए। मैं क्या करूंगा? मैं अपने डेटा में जो 20,000 में मैंने बचा के रखा हुआ था, वहां जाके इसके आंसर को मैच करने की कोशिश करूंगा। रिजल्ट मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। जैसा अभी आपने मैच का बताया ना कि मैच खत्म होने के बाद रिजल्ट पता चल जाता है, तो यहाँ पर हम बंदे से तो नहीं पूछेंगे भाई तुम्हें है कोरोना या नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी जो मौजूद केसेस हैं उसमें से हम कुछ केसेस को बचा लेंगे और उसमें से पहले केस को इनपुट देंगे। मशीन ने बताया नेगेटिव, हम देखेंगे यहाँ भी नेगेटिव लिखा हुआ है, एक प्रिडिक्शन सही हो गई। फिर हम दूसरे मरीज का इनपुट देंगे डेटा, वही 10 चीजें, हमारी मशीन बताएगी पॉजिटिव, हम वहां जाके देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इस तरीके से 20,000 के 20,000 हम मशीन को इनपुट देंगे और देखेंगे मशीन कितने वही बता रही है जो वहां लिखे हुए थे। तो फर्स्ट करें, मशीन ने 20,000 टेस्ट करके 18,000 केसेस सही बता दिए। सही का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, वो जो थे एक्चुअल में। तो इसका मतलब मशीन की एक्यूरेसी निकाल लेंगे। 20,000 में से मशीन ने 18,000 सही बताए, इसका मतलब है 90% एक्यूरेसी है। कितनी परसेंट एक्यूरेसी है? 90%। मशीन कितनी एक्यूरेट है? 90%। ये बात समझ में आई? भाई जी तो पाकिस्तान कह रहा हूँ, वसीम बदामी का शो खत्म हो गया। फर्स्ट करें, 3 वो बैठे हुए थे नजूमी जो बैठते हैं प्रोडिक्शन जो करते हैं। एक ने 20 में से 19 मैचेस की सही प्रेडिक्शन की, एक ने 20 में से 18 मैचेस की सही प्रेडिक्शन की, एक ने 20 में से 17 मैचेस की प्रेडिक्शन की। जब से पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया तो जिसने 19 प्रेडिक्शन सही की थी उसकी 95% एक्यूरेसी है। परसेंटेज निकाल लो 20 में से, एक की 90 आ गई, एक की 85 आ गई। अब इसके ब्याह पे ना इनको माना जाएगा कि यार ये बहुत अच्छी प्रोडिक्शन करते हैं। अब नेक्स्ट टाइम इनको कोई रिकमेंड करेंगे तो कोई बोलेगा भाई हर लम्हा पुरजोश में ही बैठते थे ये वाले साहब और उन्होंने 95% सही प्रोडिक्शन की थी। समझ में आ रही है बात? जी, ये बात समझ में आ रही है? जवाब दीजिए भाई। ये वाले साहब जो थे इन्होंने 80% सही प्रेडिक्शन की थी, तो अब जो बंदा उनको हायर करेगा वो बोलेगा नहीं यार 95% वाला जो था ना वो सही था। तो इसी तरीके से जो मशीन अभी मैंने बनाई, मैं किसी हॉस्पिटल को दूंगा तो बोलूंगा भाई मेरी मशीन 90% ऑफ द टाइम सही रिजल्ट बताती है। वो बोलेगा कैसे पता चला? आप बोलना भाई मैंने 20,000 केसेस पे उसको टेस्ट किया था। कितने केसेस पे टेस्ट किया था? 20,000 केसेस पे, तो 18,000 पे सही बता रही थी। चूंकि ये बीमारी का मसला है तो 90% एक्यूरेसी अच्छी चीज नहीं है, और ज्यादा होनी चाहिए। 90% एक्यूरेसी अच्छी चीज नहीं है, इस एक्यूरेसी को और ज्यादा होना चाहिए। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है बात? गुड। तो बस स्पैम क्लासिफिकेशन में क्या है, वो क्लासिफाई करेगा कि आने वाली ईमेल स्पैम में जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए। किस बिहाफ पे करेगा? उसके पास जो डेटा होगा। डेटा क्या है? आपने पास्ट एक्सपीरियंस में किन ईमेल्स को पढ़े बगैर डिलीट किया, किन ईमेल्स को आपने पढ़ा भी नहीं डायरेक्ट स्पैम मार्क कर दिया। कुछ कीवर्ड्स हैं, बहुत बड़ा एल्गोरिथम बन सकता है, आप जितना ज्यादा बनाना चाहे बन सकता है। सही है? ये कुछ एग्जाम्पल है, इनको देखिएगा आप, ठीक है? चैटबॉट्स हैं आपके पास, फेसबुक प्रोडक्टिव डिटेक्शन, इनको पढ़ लीजिएगा जरा, फिर मुझे बताइएगा कोई प्रॉब्लम हो। ये देखें, गूगल प्रोडक्टिव सर्चेस, गूगल का अपना एल्गोरिथम है जिसपे वो आपको मैचिंग करके देता है डेटा को। ठीक है ना? आपको पता है सर्चिंग की टेक्निक्स जो है गूगल पे, एंड और लगा देना, इन्वर्टेड कॉमास में लिख देना, इन लाइन लिख देना, इन टेक्स्ट लिख देना, ये तमाम चीजें गूगल के सर्च को इम्प्रूव करती हैं। तो अभी हम ये नहीं पढ़ रहे कि ये एआई की कौन सी फील्ड है, वैसे तो ये एनएलपी है। ये देखिएगा, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन हमें मिल रही है। हमने देखी हमने देखी फिजिक्स की बुक, वो कह रहा है जिन जिन लोगों ने फिजिक्स की बुक खरीदी थी उन्होंने भाई इस्लामियत की बुक भी देखी थी, वो आपको रिकमेंड कर रहा है। जी बेटा, ये ना 90-10% होता है जितना आपके पास डेटा अवेलेबल होता है ना, उसके डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, उसकी भी डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं कि आपको कितने लोगों को टेस्ट करवाना है, कितने पर ट्रेन करवाना है। भाई देखिए, मैं आपको आपकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एलएमएस पे है, एलएमएस पे पूरे कोर्स की स्लाइड मौजूद है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। आप एक अटेंडेंस सिस्टम बना रहे हैं जो कि ऑटोमेटिक अटेंडेंस लगाता है स्टूडेंट की, उनका फेस देखता है क्लासरूम में एंटर होते हुए और उनकी अटेंडेंस मार्क कर देता है। सही है?
इस सिस्टम को आपने बना लिया, अब उसको टेस्ट कैसे करेंगे कि भाई वो सही काम कर रहा है गलत काम कर रहा है? वो जो स्टूडेंट है क्लास के, आप उनको एक एक करके भेजेंगे और वेरीफाई कर लेंगे, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? सबसे पहले एक स्टूडेंट को भेजेंगे, आप देखेंगे जो स्टूडेंट गया वही नाम आ रहा है। आप अपने एफआईबी को कैसे चेक करते हैं? ऐसे ही चेक करते हैं, बस खत्म हो गई बात। जब आप पूरी तरह से मुतमईन यहाँ बोलेंगे यार 25 स्टूडेंट गए थे और 25 के 25 स्टूडेंट को मेरी मशीन ने सही रिकग्नाइज किया है, बस उसके बाद आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे डिप्लॉय कर दो, सही है सिस्टम। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है आपकी, थंब वेरीफाई होता है ना आपका, दो तीन तरीके से। आप जब एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं, पहचान लेता है ना आपके फिंगरप्रिंट से। क्यों पहचानता है? क्योंकि अल्लाह ताला ने सबके पैटर्न अलग अलग बनाया हुआ है थंब का। लेकिन फिर भी उन्होंने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की हुई है, सीएनआईसी नंबर भी मांगते हैं आपसे। जैसे सीएनआईसी नंबर आ जाता है तो उनके पास एक डेटा मौजूद होता है, बोलते हैं यार ये जो बंदा खड़ा हुआ है, मैंने अपना सीएनआईसी नंबर डाला, उसने बोला ये उस्मान खान होना चाहिए, तो उस्मान खान का डेटा लेके आ जाओ। बस अब जैसे मैंने थंब रखा, मेरा डेटा ऑलरेडी सिस्टम में मौजूद है, मेरा थंब आया, तो अब उसको ना पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के थंब मिलाने की जरूरत नहीं है। उसने अपने सिस्टम को फास्ट कर दिया मशीन ने। उसने बोला पहले सीएनआईसी पूछो, सीएनआईसी पूछेंगे तो सिर्फ एक ही बंदे से मैच करना पड़ेगा। जैसे मैंने सीएनआईसी इंसर्ट किया, उसने क्या बोला? उसने बोला भाई उस्मान खान है, इसका डेटा उठा के लिया। अब जैसे वो मेरा डेटा लाया, मैंने अपना थंब रखा, उसने उसको मैच किया, उसने बोला 9। अब मुझे नहीं पता अगेन क्या एक्यूरेसी लेवल है, उसने बोला, उसने 100% तो देखिए शायद मैच ना करे, वो सोचता होगा कि भाई 90-95% भी मैच हो रहा है तो ये उस्मान खान है। क्योंकि ये जो पैटर्न है अल्लाह ताला ने सबका अलग अलग बनाया हुआ है। सोचें, दुनिया में कोई दो चीजें सेम नहीं हो सकती। ये देखिए मैप्स हैं, उबर है, शॉर्टेस्ट पाथ बता रहा है आपको गूगल मैप। सही, ये सारी चीजें हम तो शॉर्टेस्ट पाथ का एल्गोरिथम भी पढ़ेंगे ए स्टार इस कोर्स में। ठीक है, राइड शेयरिंग एप्स, ये जो एक मूवी आई थी 1969 में, एक मूवी थी 1969 में, मूवी का नाम था 2001 अ स्पेस ऑडिसी। 2001 अ स्पेस ऑडिसी, फिक्शन मूवी थी 1969 में। फिक्शन का मतलब क्या होता था? वो चीजें जो हमें लगता था कि रियल में नहीं हो सकती। इसमें एक कैरेक्टर था, कैरेक्टर का नाम था हॉल, HAL। हॉल बेसिकली इंसान नहीं था, एक शिप थी, शिप का ब्रेन था बेसिकली। पार्ट ऑफ द स्टोरी सेंटर्स अराउंड एन इंटेलिजेंट कंप्यूटर कॉल्ड हॉल। शिप के अंदर एक कंप्यूटर लगा हुआ था हॉल, जो कि स्पेसशिप का बड़ा ब्रेन था। हॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आती हैं कि वो स्पीक करता था इजीली विद द क्रू, जहाज का जो अमला था उससे बात कर सकता था हॉल। आप सोचेंगे 1969 में आप ये मूवी देख रहे हैं, उस वक्त की बात हो रही है। सी एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ द क्रू, देख भी सकता था और इमोशंस को समझ भी सकता था। नेविगेट द शिप ऑटोमेटिकली, एक जगह पे दूसरी जगह ले जा सकता था। डायग्नोज ऑन प्रॉब्लम, मेक लाइफ एंड डेथ डिसीजन, डिस्प्ले इमोशंस। मतलब ये तमाम फीचर्स आप सोचें 1969 में एक मूवी के अंदर आ रहे हैं। और आप मुझे बताइए इसमें से कितने सारे फीचर्स अब अचीव हो चुके हैं। मशीन आपसे बात कर रही है, डिसीजन ले रही है मशीन, एक जगह पे दूसरी जगह जा रही है, तकरीबन ऑलमोस्ट। सिर्फ इमोशंस वाला किसी मरहल में है, इमोशंस वाला जो है वो अभी तकरीबन हो चुका है, लेकिन अवेलेबल नहीं है इतना इमोशंस वाला। लेकिन तकरीबन ये सब कुछ हो चुका है। सोचेंगे 1969 में आप ये मूवी देख रहे हो, आप बताएं क्या अब अगर आप ये मूवी देखेंगे तो आपको फिक्शन लगेगी? हमें तो नहीं लगेगी। सही है। अच्छा जी, अब जो है होती है। चलें, तो देखें ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में अगर आप गौर से देखें तो इस आंसर तक पहुंचने के दो रास्ते हैं।
तो अगेन इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है कि एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम डेमोन्स्ट्रेट इंटेलिजेंस, कि भाई आप प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये भी इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है। कुछ मैंने इन समराइज की हुई है इंटेलिजेंस की डेफिनेशंस, कि आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं, शेड्यूलिंग कैसे करते हैं, मेमोराइज कैसे करते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करते हैं, फजी क्वेश्चंस के आंसर कैसे सॉल्व करते हैं, लर्न कैसे करते हैं, रिकग्नाइज कैसे करते हैं, अंडरस्टैंड क्या करते हैं, परसीव क्या करते हैं किसी चीज को देख के। ये तमाम चीजें इंटेलिजेंस में आ जाती हैं। बस हमारी कोशिश ये मशीन भी यही कर ले। बस अपने दिमाग में एक बात याद रखिएगा जो हमने इस क्लास के स्टार्ट में गई थी, कि आपकी प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो किसी इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में उसको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, रास्ता बताना है, तो किसी में उसको कोई और काम करना है। फजी आप बताएं क्या मीनिंग होती है, किसी को पता है फजी की मीनिंग? हिस्ट्री में मतलब मैं सिर्फ एक दफा गो थ्रू कर लेता हूँ कि फाउंडेशन में इसकी फिलॉसफी भी है, क्योंकि जब आप किसी चीज को सॉल्व करते हैं तो आपको उसकी फिलॉसफी भी समझ में आनी चाहिए, मैथमेटिक्स भी इंक्लूड है इसके अंदर, साइकोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, कि जब आप कोई डिसीजन लेंगे तो किस तरीके से लेंगे। तो एआई में ना तमाम चीजें शामिल हैं। आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी शामिल है, हार्डवेयर भी शामिल है, ऊप के कॉन्सेप्ट हैं, डेटा, जब भी आप नोट्स वगैरह बनाएंगे, तमाम चीजें इस कोर्स के अंदर शामिल हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कोर्स अगर आप एक नॉन कंप्यूटर साइंस के बंदे को पढ़ाने बिठा दें या समझा दें, तो उसकी शायद शुरू में समझ में नहीं आएगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पिछले कोर्सेज में आपने पढ़ी हुई हैं। मैं इसको गो थ्रू कर रहा हूँ, मैं चैप्टर 2 पे आने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ना एक आखिरी जगह पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो मैंने बहुत सारा दे दिया है। मैं आपको एक आखिरी जगह पे लेके जाना चाह रहा हूँ। ये एक ना, मैंने कुछ लिंक्स इंटरनेट पे से उठाए, ये ये वीडियोस को आप देखिएगा जब आपके पास टाइम हो। एक मैं आपके साथ नाम शेयर कर रहा हूँ, ये सिर्फ लर्निंग के लिए आपका, डीप ब्लू। डीप ब्लू, यूट्यूब पे जाके इसको देखिएगा जरा कि व्हाट इज डीप ब्लू और ये क्या चीज है। सिर्फ आप डीप ब्लू लिखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। 1997 या 1998 की बात है कि डीप ब्लू डिजाइन किया गया था सिस्टम। मैं आपको दिखा देता हूँ अगर मेरी स्लाइड में हो। ये देखें, सक्सेस स्टोरी, एआई की सक्सेस स्टोरी में जब भी आप एआई की सक्सेस स्टोरीज की बात करते हैं कि एआई को कहाँ से बहुत ज्यादा पजीराई मिली, तो बेसिकली ये डीप ब्लू नाम का एक कंप्यूटर बनाया था और उसने चेस खेलता था ये कंप्यूटर। उस वक्त के वर्ल्ड चैंपियन गैरी कास्परोव को 1997 में हरा दिया था। 1997 में कंप्यूटर आपके साथ चेस खेल रहा है और उसने उस वक्त के वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया था। उसकी पूरी वीडियोस मौजूद है इंटरनेट पे। आप लिखें डीप ब्लू गैरी कास्परोव 1997, तो आपको पूरी उस गेम की रिकॉर्डिंग मौजूद है ऑनलाइन। पूरा अच्छी खासी वीडियो है, एक राउंड नहीं है। जब ये आईओबीएम ने शायद बनाया था ये, तो उन्होंने जब पहला डिजाइन किया था तो गैरी, तो जब इन्होंने पहला कंप्यूटर डिजाइन किया था डीप ब्लू, तो उस वक्त गैरी कैस्परोव ने इसको हरा दिया था। तो फिर अगेन मैंने आपसे कहा ना कि इंटेलिजेंस का लेवल है, तो उन्होंने और उसके अंदर नॉलेज बिल्ड की और डिसीजन डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई और उसके बाद डीप ब्लू ने उस वक्त के वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। तो बड़ी इंपॉर्टेंट सक्सेस स्टोरी है अगर आप इसको यूट्यूब पे सर्च करें। ठीक है, तो बाकी तो इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है कि हम ज्यादा डिस्कस करें, आप एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, चैप्टर 2 इज ऑल अबाउट एजेंट्स। तो हमने चैप्टर 1 में क्या देखा कि भाई व्हाट इज एआई, what is machine learning, what are the applications of AI, and what is the difference between machine learning and AI. चैप्टर 2, इंटेलिजेंट एजेंट्स। अब देखें, इस चैप्टर में कोई एल्गोरिथम नहीं है फिलहाल। इस चैप्टर में एआई जिस सिस्टम पे बिल्ड की जाती है, जिन चीजों में बिल्ड की जाती है, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट आर एजेंट्स, एजेंट्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या क्या हैं, क्या डिफरेंट एजेंट्स होते हैं और अगर होते हैं तो क्यों डिफरेंट होते हैं,
फिर हम ये देखेंगे कि एजेंट जब डिजाइन किया जाता है तो किन किन चीजों का ख्याल रखा जाता है। फिर हम ये देखेंगे कि एजेंट जब डिजाइन हो जाता है तो क्या एजेंट को इस चीज से फर्क पड़ता है कि वो किस तरह के एनवायरनमेंट पे काम कर रहा है। तो डेफिनेटली जवाब है हाँ। तो एजेंट जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहा होता है उस एनवायरनमेंट की भी अलग अलग कैटेगरीज है। फिर चैप्टर के लास्ट में हम ये देखेंगे कि जब एनवायरनमेंट पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि एजेंट जिस तरह के मॉडल्स पे काम करता है, क्या डिफरेंट मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2। तो देखें एजेंट क्या है। एजेंट है वो, एजेंट हर चीज हो सकती है। मैंने आपसे क्या कहा, हर वो चीज मशीन हो सकती है कि जो कि एनवायरनमेंट से परसीव करे थ्रू सेंसर। फोकस ऑन दिस। एन एजेंट इज एनीथिंग दैट परसीविंग इट्स एनवायरनमेंट थ्रू सेंसर एंड एक्टिंग अपॉन दैट एनवायरनमेंट थ्रू एक्चुएटर्स। आप एनवायरनमेंट से परसीव कर रहे हैं। परसीव का मतलब क्या है, मैं बैठा हुआ हूं, लैपटॉप देख रहा हूं, बैग देख रहा हूं, अपना पानी की बोतल रखी हुई है, मेरा मोबाइल रखा हुआ है, मैं कुछ ना कुछ परसीव कर रहा हूं। परसीव करने के बाद मैं कुछ सोचता हूं और सोचने के बाद मैं अपने एनवायरनमेंट पे एक्शन परफॉर्म कर देता हूं। मतलब मोबाइल उठा के कान पे लगा लेता हूं, पानी की बोतल से पानी पीना शुरू कर देता हूं। तो एनवायरनमेंट से मैं परसीव कर रहा हूं। डायग्राम देखेंगे, दिस इज एजेंट, दिस इज एजेंट। एजेंट एनवायरनमेंट से परसीव कर रहा है, ये एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट क्या है, जो हमारे सराउंडिंग में चीज है। एनवायरनमेंट से परसीव कर रहा है, किसके जरिए परसीव कर रहा है, सेंसर के जरिए। सेंसर्स क्या है, कुछ भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है अगेन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। और फिर जब परसीव कर लेता है तो कुछ सोचता है। ये सोचने का काम एआई का है। ये जो सोचने का काम है ये एआई का है। फिलहाल हम इस पे फोकस नहीं कर रहे। वी आर नॉट डिस्कटिंग दिस टाइप इन चैप्टर 2। हम लोग अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहे इस टाइप को कि भाई कि सोचता कैसे। अभी हम क्या फोकस कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट से परसीव करेगा सेंसर के थ्रू, और सोचने के बाद एक्शन परफॉर्म करेगा एक्चुएटर्स के थ्रू। तो जो सोच रहा है, जो चीजें उसको परसीव हो रही हैं वो सेंसर के थ्रू हो रही हैं। कोई ना कोई सेंसर होंगे, और जिन चीजों के जरिए वो एनवायरनमेंट पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो क्या होंगे, एक्चुएटर्स। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो सबसे बेहतर एग्जांपल हम लोग खुद हैं। हम भी एक एजेंट है। इंसान जो एक एजेंट है। इंसान क्यों एजेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट से परसीव कर रहा है। इंसान क्यों एजेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट से परसीव कर रहा है। किसके जरिए परसीव करते हैं, हेलो जी, आ रही है ना आवाज। हेलो, पता नहीं क्या होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंसान भी एक एजेंट है। हर वो चीज एजेंट है जो एनवायरनमेंट से परसीव करे सेंसर के जरिए, और उस एनवायरनमेंट पे एक्शन परफॉर्म करे एक्चुएटर्स के जरिए। बिल्कुल, हम लोग आइज से भी परसीव कर रहे हैं, सुन के भी परसीव करते हैं, देख के भी परसीव करते हैं, टच करके भी परसीव करते हैं, और टेस्ट करके भी परसीव करते हैं। हर चीज जो से हम परसीव कर रहे हैं वो सेंसर हैं, और जिन चीजों के जरिए हम एनवायरनमेंट पे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या है, एक्चुएटर्स हैं। तो इंसान एक एजेंट है, रिबोट भी एक एजेंट हो सकता है। रिबोट को क्या चाहिए होगा, जो इंसान को चाहिए होगा, कैमरा लगा दो आप, मोटर्स लगा दो, और भी चीजें हो सकती हैं। अगेन इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि जो चीजें यहाँ पर आपकी स्लाइड में लिखी हुई है इसके अलावा भी चीजें ऐड हो सकती हैं इसमें। तो जरूरी नहीं है सिर्फ कैमराज हो, आप स्पीच रिकग्निशन के सिस्टम लगा सकते हैं जो कि सुने। मोटर्स क्या है, हर वो चीज जिससे आप सेंस कर रहे हो वो सेंसर है, हर वो चीज जिससे आप परसीव कर रहे हो वो क्या है, एक्चुएटर्स है। ये देखिए कुछ और एग्जाम्पल। ह्यूमन एजेंट, eyes, ears and other organs for sensor, hands, legs, mouth and other body parts for actuators. रोबोटिक एजेंट की बात करें तो ये चीजें हैं। सॉफ्टवेयर एजेंट की बात करें, आप सॉफ्टवेयर एजेंट क्या है, कोई मशीन सिस्टम। तो सॉफ्टवेयर एजेंट क्या हो सकता है, उसकी भी वेराइटीज हैं। भाई किस किस तरीके से वो एनवायरनमेंट से परसीव कर रहा है। सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है, कोई डिसीजन मेकिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है वो स्पीच के जरिए सुन रहा हो और फिर डिसीजन ले रहा हो। तो हर वो चीज जिसके जरिए आप सेंस कर सकते हैं। अगेन कह रहा हूं, सेंसर और एक्चुएटर्स आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको रिक्वायर होता है। ये इसकी एक डायग्राम है और ये इसकी एक ब्लॉक डायग्राम है। दिस इज एजेंट,
एजेंट एनवायरनमेंट से परसीव कर रहा है सेंसर के जरिए, एक्चुएटर्स उस एनवायरनमेंट पे एक्ट कर रहा है, एक्शंस कर रहा है एक्चुएटर्स के जरिए। ये जो बीच में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, दिस इज द जॉब ऑफ एआई, दिस क्वेश्चन मार्क इज द जॉब ऑफ एआई। और अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम ये बिलीव करते हैं कि एनवायरनमेंट से एक्शन परसीव किया सेंसर के जरिए, और उसको जब परसीव कर लिया उसने, तो उसने कुछ सोचा, ये सारी जॉब एआई की है। अब जो एक्शन परफॉर्म करेगा वो एक्चुएटर्स करेगा। तो इसको एक्शंस परफॉर्म कौन करवाएगा? एक्चुएटर्स करवाएंगे। क्या एक्शन परफॉर्म करने? दिस इज द जॉब ऑफ एआई। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या एक्शन परफॉर्म करेगा? ये एआई की जॉब है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डेफिनेटली कुछ कोर्स रिलेटेड टर्म्स भी होती हैं, तो दो टर्म्स हैं, एक परसिप्ट है यहां पर, एक परसिप्ट सीक्वेंस। अब देखें, एक एजेंट है, एजेंट परसीव कर रहा है कोई चीज और एक्शन परफॉर्म कर रहा है। एजेंट ने कोई चीज परसीव की एनवायरनमेंट से और एक्शन परफॉर्म कर दिया। बीच में जो सोचने का काम है ना, अभी आप अपने दिमाग से निकाल दें। आप एनवायरनमेंट से परसीव करें और एक्शन परफॉर्म कर दें, फिर एनवायरनमेंट से परसीव करें, फिर एक्शन परफॉर्म कर दें। तो जब भी एक एजेंट एनवायरनमेंट से कुछ परसीव करता है, तो जो सिंगल परसेप्चुअल इनपुट होता है वो कहलाता है परसीव्ड। जो सिंगल परसेप्चुअल इनपुट होता है वो कहलाता है परसीव। आप अपने दिमाग में ना वैक्यूम क्लीनर की एग्जांपल रखें। वैक्यूम क्लीनर का काम क्या होता है? रूम साफ करना। तो वो देखेगा जिस जगह पे खड़ा हुआ है, वहां सेंस करेगा कि यहाँ पर डर्ट है या नहीं है। अब सेंस कैसे करेगा? कोई सेंसर लगा हुआ होगा, आइदर इट कुड बी फोटो सेंसर, पोजीशन सेंसर, कोई भी सेंसर हो सकता है, कैमरा लगा हुआ हो सकता है कि जिसके जरिए इमेज प्रोसेसिंग के जरिए वो वेरीफाई कर रहा हो कि भाई यहाँ पर डर्ट है या नहीं है। अभी हम ये बात ही नहीं कर रहे कि वो कैसे काम करता है, हम तो ये बिलीव कर रहे हैं कि जो चीज हमें चाहिए वो मिल जाएगी यहाँ पर। अगर हमें कौवे की आवाज को सेंस करना है वो भी हमें आता होगा, हम ये बिलीव कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि वैक्यूम क्लीनर ने डर्ट को सेंस किया, ये कहलाएगा परसिप्ट। क्या कहलाएगा? परसिप्ट। वहां पर डर्ट नहीं है, ये भी परसिप्ट कहलाएगा। मतलब एजेंट परसेप्चुअल इनपुट एट एनी गिवन इंस्टेंट इज कॉल्ड परसिप्ट। एजेंट परसेप्चुअल इनपुट एट एनी गिवन इंस्टेंट इज कॉल्ड परसीव। जो सिंगल इस वक्त रन टाइम पे वो परसीव कर रहा है वो कहलाएगा परसेप्चुअल इनपुट। इज इट क्लियर? तो परसेप्ट सीक्वेंस क्या होता है, या परसीव्ड सीक्वेंस क्या होता है? कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग दैट द एजेंट हैज एवर परसीव। अब तक उसने क्या क्या परसीव किया है, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री अगर उसके पास मौजूद हो तो वो कहलाता है परसीव्ड सीक्वेंस। परसीव्ड क्या है? इस वक्त का इनपुट। और परसीव्ड सीक्वेंस क्या है? अब तक की तमाम चीजें जो उसने परसीव की हुई। ये दोनों टर्म समझ में आ गई? ठीक है, अब आ जाए आगे। अब एजेंट का जो बिहेवियर है कि भाई वो कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, वो मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हैं हम एजेंट फंक्शन से। एजेंट फंक्शन क्या है कि भाई एजेंट परसीव करे कोई चीज और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म कर दे, ये एजेंट फंक्शन बताता है। मतलब अगर मैं आपको वैक्यूम क्लीनर की एग्जांपल से समझाऊं, तो वैक्यूम क्लीनर की एग्जांपल में क्या है, अगर फर्ज करें हमारे रूम में बहुत ही छोटा रूम है और एक्शन कितने हैं, राइट या लेफ्ट, तो एजेंट परसीव करेगा यहाँ पर कचरा है तो साफ कर देगा। अगर एजेंट परसीव करेगा यहाँ पर डर्ट नहीं है तो या तो लेफ्ट पर चले जाएगा या राइट पर चले जाएगा। सिंपल। एजेंट फंक्शन क्या है? परसीव करने के बाद आप एक्शन परफॉर्म कर दें, ये कहलाएगा एजेंट फंक्शन। जरूरी नहीं है कि डर्ट साफ हो, डर्ट साफ नहीं है तो वो लेफ्ट पे चले जाए, डर्ट डर्ट नहीं है वहां पर तो राइट पे चला जाए या लेफ्ट पे चले जाए, ये भी परसीव, ये भी एजेंट फंक्शन होगा। मतलब जरूरी नहीं है कि डर्ट साफ करने का ऑपरेशन ही फंक्शन कहलाएगा, लेफ्ट मूव करना, राइट मूव करना भी ऑपरेशन क्या कहला सकता है? आपका फंक्शन कहला सकता है, एजेंट फंक्शन। और ये पूरा जो एजेंट फंक्शन होता है ये किसके अंदर आ जाता है? एजेंट प्रोग्राम के अंदर। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वैक्यूम क्लीनर वर्ल्ड की। फर्ज करें हमारे वैक्यूम क्लीनर वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 2 ब्लॉक्स हैं, मतलब मेरे रूम के अंदर सिर्फ 2 ब्लॉक्स हैं, सिर्फ 2 ब्लॉक हैं। तो उसके परसेप्शन क्या क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्या क्या हो सकता है कि भाई डर्ट है या नहीं है, मतलब क्लीन है और डर्टी है। और एक और परसेप्शन क्या हो सकता है कि भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ, ब्लॉक ए में खड़ा हूँ या ब्लॉक बी में।
हम अपने वैक्यूम क्लीनर के रूम को कम करके 2 ब्लॉक पे ले आए, और अब हम ये देख रहे हैं कि परसेप्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्लीन हो सकता है या डर्टी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ खड़ा हुआ है। सही है। अगर हम एक्शंस की बात करें तो एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं भाई? लेफ्ट पे मूव करवा सकते हैं या राइट पे मूव करवा सकते हैं, सक करवा सकते हैं, और डू नथिंग। मतलब अगर हम इस एग्जाम्पल को एक बड़ी जगह पे समझने के बजाय छोटी जगह पे समझ रहे हैं, ब्लॉक्स में इसलिए डिवाइड किया ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। देखो, वैक्यूम क्लीनर की एग्जाम्पल ना अगर आप रियल वर्ल्ड में भी इंप्लीमेंट करोगे तो आपको अपने प्रॉब्लम को ब्लॉक्स में ही डिवाइड करना पड़ेगा। ब्लॉक्स का मतलब ये नहीं है, ब्लॉक्स का मतलब ये है कि एक सराउंडिंग में इतने एरिया को सेंस कर लो, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स को आपने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना होता है। मैं भी आपको बताऊंगा ब्लॉक्स में क्यों डिवाइड किया। अब ये देखें, अगर हम वैक्यूम क्लीनर वर्ल्ड की एग्जाम्पल को, वो जो यूसुफ ने ब्रेक से पहले बात की थी, उसको इस तरह से सॉल्व करें, वो मैं उस वक्त एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा था, लेकिन सवाल आ गया था तो इसलिए मैंने जवाब दे दिया। ये देखें, अगर परसिप्ट सीक्वेंस क्या है कि अगर मैं ए पे खड़ा हूं और क्लीन है, अगर मैं ए पे खड़ा हूं और क्लीन है तो डेफिनेटली मैं कहां चले जाऊं? राइट पे। अगर मैं ए पे खड़ा हूं और डर्टी है तो क्या कर दूं? सक कर दूं। अगर मैं बी पे खड़ा हूं क्लीन हूं तो लेफ्ट पे, एंड सो ऑन। परसिप्ट सीक्वेंस क्या होता है? द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द एजेंट हैज एवर परसीव्ड। तो देखें, अब ये सारे एक्शन हो गए। अब अगर फर्ज करें ये एक्शन है कि भाई इस वक्त मैंने क्या किया, ए पे खड़ा हूं क्लीन है, पहले भी ए पे खड़ा हुआ था क्लीन था, एंड सो ऑन। तो ये टेबल कितना बड़ा बन जाएगा? जो ब्रेक से पहले मैं आपसे बात कर रहा था, ये तो इनफाइनाइट टेबल बन जाएगा, और हमारे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है। सही कह रहे हैं गलत? हमारे लिए ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि हम इतना बड़ा टेबल बनाएं। देखिए डॉट डॉट ये बता रहे हैं कि ये तो अनलिमिटेड है, तो इसका मतलब है कोई स्मार्ट वे चाहिए हमें। ये देखें, अगर हम सिंपल सा एल्गोरिथम लिखने की कोशिश करेंगे, बेटा वापस आते हैं, देखें अगर हम इसको टेबल से सॉल्व करें, देखिए कुछ प्रॉब्लम टेबल से भी सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन वैक्यूम क्लीनर की प्रॉब्लम टेबल से सॉल्व नहीं हो सकती। अगर आप बेटा परसिप्ट हिस्ट्री के हिसाब से बात करें, मैं आपको वापस लेके जाता हूँ स्लाइड पे। ये मैंने साफ किया, मैं इधर आ गया, सही है। फिर मैंने ये साफ कर दिया, और फिर दोबारा देखा तो ये साफ है। अब मैं इधर आ गया, ये साफ है। देखिए मैंने क्या क्या फॉर्मूला रखा हुआ था, सॉरी, अगर क्लीन है ए पे तो राइट पे चले आओ, तो एक वक्त आएगा दोनों साफ हो जाएंगे। अनस, ए पे अगर आऊंगा तो क्लीन होगा तो राइट पे चले जाएगा, बी पे आऊंगा क्लीन होगा तो लेफ्ट पे, तो ये बैक एंड फोर्थ लूप में घूमता रहेगा। समझ रहे हैं? ये देखें, अगर मैं सिंपल से इसका प्रोग्राम लिखने की कोशिश करूं, ये देखें सिंपल सा प्रोग्राम 3 लाइन का। क्या सेंड करूं फंक्शन को? लोकेशन और स्टेटस, कौन सी लोकेशन पर और स्टेटस कौन सा, और रिटर्न कर दो एक एक्शन। स्टेटस अगर डर्टी हो तो सक रिटर्न कर दो, अगर लोकेशन ए पर हो तो राइट पे चले जाओ, लोकेशन बी पर हो तो लेफ्ट पे चले जाओ। एक वक्त आएगा दोनों साफ हो जाएंगे। अगर इसको कोई इंसान सॉल्व कर रहा होता, साफ कर रहा होता, तो वो दोनों को साफ करने के बाद पीछे हट जाता। लेकिन अगर मशीन को मैं ये एल्गोरिथम बता दूं तो मशीन बैक एंड फोर्थ लूप में घूमती रहेगी। ये भी एआई है, लेकिन ये एआई का वो लेवल है जो कि यूजफुल नहीं है। इज इट क्लियर? ये देखें, इसीलिए हमें किसकी तरफ जाना पड़ता है? रैशनल एजेंट की तरफ। इसीलिए हमें किसकी तरफ जाना पड़ता है? रैशनल एजेंट की तरफ। बेटा मेरी बात को ना आप लोग चीजें भूलने की कोशिश ना करें। देखें, मैं आपको इस पॉइंट पे लेके जाना चाह रहा हूं कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया नहीं शायद, जो भी आपकी एआई की प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो 2 तरह की होती हैं। एक होती है रियल वर्ल्ड, जो हम कोर्स में देखते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। एक होती है टॉय प्रॉब्लम। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को आप समझा तो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सकते कंप्लीट सिनेरियो में। लेकिन जो टॉय प्रॉब्लम होती हैं, जैसे गेम की प्रॉब्लम थी, अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी ना आपको, गेम की प्रॉब्लम थी, जितनी भी गेम्स है उनकी प्रॉब्लम्स, या इस तरह के जो ये वैक्यूम क्लीनर को हमने पूरे रूम को कन्वर्ट करके क्या कर दिया, 2 में कर दिया, तो ये कहलाती है टॉय प्रॉब्लम। इस पे हम एआई को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमने इसको सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये अब अगर हम ये लूप चला, अब अगर ये फंक्शन हम रिटर्न कर दें, तो ये फंक्शन बैक एंड फोर्थ लूप में घुमाता रहेगा ऐसे,
जो कि सही बात नहीं है, लेकिन ये भी एआई का लेवल है। अब ये देखें, इसीलिए हमें किसकी तरफ जाना पड़ता है, रैशनल एजेंट की तरफ। रैशनल एजेंट की डेफिनेशन क्या है, वन दैट डज द राइट थिंग। रैशनल एजेंट वो होता है जो कि सही काम करे, जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो सही हो। अब पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा, एवरी एंट्री इन द टेबल फॉर द एजेंट फंक्शन इज करेक्ट। मतलब आपने अपना टेबल इतना बड़ा बनाया हुआ है कि जो भी आप सेंस कर रहे हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंट्री आपने दी हुई है वो सही होनी चाहिए। रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो काम करो जो सही हो। सही काम कौन बताएगा, टेबल बताएगा। टेबल किसने बनाया, आपने बनाया, सही ना। एवरी एंट्री इन द टेबल फॉर द एजेंट फंक्शन इज करेक्ट। करेक्ट क्या है, करेक्ट वो है जो कि एजेंट को वो एक्शन परफॉर्म करवाए जो मोस्ट सक्सेसफुल हो। मैं एक नए टॉपिक की तरफ जा रहा हूं, तो चीजें हम मिक्स करने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, वो एल्गोरिथम इतना खराब नहीं है, लेकिन दो ब्लॉक्स पे कभी भी काम नहीं होता। तो अगर हम इसको रियल लाइफ में जाके बात करें तो हम उसमें और चेंजेस भी करवाते हैं, ठीक है। मैं एक नए टॉपिक पे लेके आ रहा हूँ आपको, ठीक है, तो दोबारा देखिएगा। रैशनल एजेंट क्या है, जो कि राइट थिंग करता है। राइट थिंग क्या है, जो कि टेबल में हर एंट्री उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सही हुई हो। अब करेक्ट क्या है, द एक्शन दैट कॉज द एजेंट टू बी मोस्ट सक्सेसफुल। इसका मतलब है आपका एजेंट जो भी काम कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि भाई मुझे सक्सेस मिल रही है या नहीं मिल रही, हर एक्शन पे। तो इसका मतलब है हमें कोई ना कोई मेजर सक्सेस करने के लिए कोई डिग्री चाहिए। हमारे पास कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए जो कि सक्सेस को मेजर करके बताए। भाई अगर आप क्विज देते हैं तो मैं चेक करके बताता हूँ आपने सही किया नहीं किया। अगर असाइनमेंट सॉल्व करते हैं तो मैं चेक करके बताता हूँ आपने सही किया नहीं किया। तो इसी तरीके से आपके पास कोई ना कोई वेज होने चाहिए सक्सेस को मेजर करने के। तो कोई ना कोई परफॉर्मेंस मेजर होना चाहिए बेटा, कोई ना कोई फंक्शन आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आप चूज करें। आपको फ्रीडम है यहाँ पर, आप क्या चूज करना चाह रहे हैं। आप गेम खेल लें, गेम में क्या होगा, टिक टैक टो में डिग्री ऑफ सक्सेस कि भाई जीत जाऊं मैं। लेकिन अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी में डिग्री ऑफ सक्सेस क्या होगा कि भाई आप दो अगर रास्ते हैं तो वो रास्ता चूज करें जिससे आप जल्दी घर पहुंच जाए। दो वैक्यूम क्लीनर हैं तो आप उस वैक्यूम क्लीनर को ज्यादा प्रेफर करेंगे जो कि आपका रूम जल्दी साफ करता होगा। तो कोई ना कोई डिग्री ऑफ सक्सेस होना चाहिए आपके पास, सही है ना। तो जो रैशनैलिटी होती है किसी भी चीज की वो चार चीजों पे फोकस करती है। चार चीजें क्या हैं, शॉर्ट फॉर्म में वो कहलाती है पीस, PEAS। P is for performance measure. Let me explain. P is for performance measure, E is for environment, A is for actuators, and S is for sensors. तो ये चार चीजें, आप कोई भी एजेंट डिजाइन कर रहे हैं, आपको पता है भाई आप एजेंट देखिए, आप एजेंट डिजाइन कर रहे हैं तो कोई ना कोई मकसद होगा। तो बस आपको ये चार चीजें पहले से एक्सप्लेन करनी है अपने पास कि भाई मैं एजेंट क्यों डिजाइन करता हूं। तो अगर मैं एक एजेंट डिजाइन करता हूं तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर होगी। अगर मैं एक एजेंट डिजाइन करता हूं तो उसका एनवायरनमेंट क्या होगा। अगर एक एजेंट पहले से मैं डिजाइन करना चाहता हूं तो उसके एक्चुएटर्स क्या क्या होंगे और किन किन सेंसर्स की मुझे जरूरत पड़ेगी। हेलो, अच्छा जी। तो देखिए जो आप एजेंट डिजाइन कर रहे हैं आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आप एजेंट क्यों डिजाइन कर रहे हैं। तो देखिए अगर आप टैक्सी ड्राइवर बना रहे हैं, ऐसा एजेंट बना रहे हैं जिसमें ऑटोनोमस टैक्सी चलाता हो, तो आप मुझे बताइए उसकी परफॉर्मेंस मेजर क्या क्या होगी आपके ख्याल में। भाई सेफ होना चाहिए, वो फास्ट होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, कंफर्टेबल ट्रिप होना चाहिए, मैक्सिमाइज प्रॉफिट होना चाहिए। इसके अलावा भी आप चीजें ऐड कर सकते हैं इसमें, आप इसके अलावा भी इसमें चीजें ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से
आप जिस एनवायरमेंट पे एजेंट को काम करवा रहे हैं वो एनवायरमेंट भी आपको पता होना चाहिए। भाई रोड्स होंगे, अदर ट्रैफिक होगा, पेडिस्ट्रियन होंगे, कस्टमर होगा, ट्रैफिक सिग्नल होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो जरूरी नहीं है स्लाइड में सब कुछ लिखा हो, यू कैन ऐड बाय योर सेल्फ। एक्चुएटर्स क्या क्या होंगे भाई? वो चीज जिससे आप इन्वायरमेंट पे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने लिखे में स्टीयरिंग, एक्सीलेटर, ब्रेक, सिग्नल, हॉर्न, डिस्प्ले। ठीक है, इसी तरीके से सेंसर क्या क्या हो सकते हैं? कैमरा हो सकता है, सोनर हो सकता है, स्पीडोमीटर, जीपीएस, ओडोमीटर, एक्सीलोमीटर, इंजन सेंसर, कीबोर्ड, व्हाटएवर। तो आप जब भी कोई एजेंट डिजाइन करेंगे ना बेटा, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? पीस। क्या आना चाहिए? पीस। आपके दिमाग में सबसे पहले पीस आना चाहिए। सही है? तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ डिफरेंट एजेंट्स की, और उनके पीस हमने डिस्क्राइब किए हैं। ये देखिएगा, पार्ट पिकिंग रिपोर्ट। पहले मैं इसको समझा देता हूँ ये क्या है। ये एक एग्जाम्पल इस तरह की है कि कन्वेयर बेल्ट, तो पता ही है सबको कन्वेयर बेल्ट होती है। कन्वेयर बेल्ट पे डिफरेंट पार्ट्स रखे जा रहे हैं, डिफरेंट चीजों के। कन्वेयर बेल्ट पे वो चीज ट्रेवल करती है, उस पर डिफरेंट सेंसर्स लगे हुए हैं। आगे जाके डिसीजन लेता है कि ये पार्ट बिन ए में जाना चाहिए, बिन टू में, बास्केट ए में जाना चाहिए, बास्केट बी में, बास्केट ए या बास्केट बी। तो कन्वेयर बेल्ट पे पार्ट पिकिंग रिपोर्ट। तो देखिए परफॉर्मेंस मेजर क्या होगा इसका कि भाई परसेंटेज ऑफ पार्ट्स इन करेक्ट बिन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कन्वेयर बेल्ट पे आप डिफरेंट पार्ट्स को रख रहे हैं। वो पार्ट्स दो तरह के हैं, या तो पार्ट ए बास्केट में जाएगा या पार्ट बी बास्केट में जाएगा, ऑटोमेटिक तरीके से। तो वो ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल करते हुए डिफरेंट सेंसर्स उसकी डिफरेंट चीजों को मेजर कर रहे हैं, और आखिर में रोबोटिक आर्म जो है वो उसको क्या कर रहा है? उसके रिक्वायर्ड बास्केट के अंदर डाल रहा है। तो अगर इसके पीस की बात करूं तो इसकी परफॉर्मेंस मेजर क्या होगा कि भाई जितने ज्यादा वो सही पार्ट डिफरेंट बास्केट्स में जाएं, वो उसका परफॉर्मेंस मेजर होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अच्छा जी, ये मीटिंग एंड हो रही है, तो दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं इसी लिंक से, ठीक है?